डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जो है 1857 के विद्रोह के कारण के बारे में कुछ पॉइंट पर चर्चा किए थे, जिसमें हमने महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक कारण बताए थे। उसमें हमने आपको बताया कि मतलब मुग़ल बादशाह जो उस समय थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दूती, उनके प्रति अंग्रेज गवर्नर जनरलों का जो व्यवहार था वो कहीं न कहीं एक कष्टप्रद था। यहाँ की खास तौर से मुस्लिम जनता में एक आक्रोश का जो है कारण बना, और कुछ जो ऐसे नियम उन्होंने बना दिए थे जो कि हिंदू या मुस्लिम जनता दोनों के खिलाफ था। या आपको हमने इनाम कमीशन बताया था, जिससे ज़्यादातर जमींदारों की जमींदारी जो है छिन गई थी। इससे भी लोगों में आक्रोश हुआ। उसके बाद हमने जो है प्रशासनिक कारण भी बताए थे। प्रशासनिक कारण में हमने खास तौर से जो है आपको 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में बताया था, जो उसमें प्रावधान किए गए। उसमें जब भारत के मोहन राय नाम के व्यक्ति ने जो टाइप किया था, अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं ने जिस तरह से लेख लिखा, उससे भी कहीं न कहीं भारतीय जनमानस में एक आक्रोश पैदा हुआ। अब इसके बाद कारण में हम अगर देखें, अगला कारण देखें, महत्वपूर्ण कारण है वो सामाजिक कारण है। इसको कह लीजिए कि अंग्रेज या समाज सुधार का प्रयास कर रहे थे उनके निगाह में, और भारत का जो एक परंपरागत समाज था या रूढ़िवादी समाज था, वह इसे जो है, चाहे वो हिंदू रहा हो चाहे मुसलमान रहा हो, वह इसे अपनी व्यवस्था में कहीं न कहीं अपनी आस्था में इसको जो है हस्तक्षेप मानता था। और कुछ पाश्चात्य जो हिंदू समाज के लोग थे, उन्होंने जो है इसका समर्थन किया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब इस व्यवस्था में सुधार किया तो भारतीय जनमानस ने इसमें अपनी व्यवस्था में हस्तक्षेप माना। कहीं न कहीं वो भी एक आक्रोश का कारण था। अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग आक्रोशित हुए। जैसे अब हम उस पर अगर ध्यान दें, कौन कौन से ऐसे सामाजिक प्रथाएं थी, सामाजिक मान्यताएं थी यहाँ पे, जिसको अंग्रेज़ों ने जो है उसमें कुछ परिवर्तन किए। आप पहले देख लीजिए, जैसे कि बाल विवाह था भारत में। आज जैसे एक बाउंडेशन है कि 18 और 21 साल की उम्र का शादी का जो उम्र निर्धारित किया गया है, पहले इस तरह से नहीं था। लड़का या लड़की कम उम्र के रहते थे तभी जो है शादी कर दी जाती थी। तो बाल विवाह का जो प्रचलन था, ये भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों में था। अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। इससे ये दोनों वर्ग जो है कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के अगेंस्ट चला गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया। अब जैसे एक और प्रथा देखें, जैसे पर्दा प्रथा की बात करें, तो पर्दा प्रथा आप देखेंगे कि हिंदू और मुसलमान दोनों में था उस समय। आज भी देखने को मिलता है। बहुत से मतलब समाज में ऐसे जगह हैं जहाँ पे पर्दा प्रथा आज भी है। तो अंग्रेज़ों ने इस पे रोक लगाने का प्रयास किया। इससे भी जो है हिंदू और मुसलमान दोनों आक्रोशित हुआ। और कुछ प्रथाएं जो है हिंदुओं में खास तौर से थी, जैसे कि सती प्रथा थी, विधवा जीवन था, और मानव बलि प्रथा थी। ये हिंदुओं में खास तौर से प्रचलित थी। इसको भी रोकने का प्रयास अंग्रेज़ों ने किया। अब सती प्रथा की जैसे बात आप करें, हमारे समाज के ही एक महत्वपूर्ण नेता थे जो पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक थे, राजा राम मोहन राय साहब थे। इन्हीं के प्रयास से जो भारत में उस समय के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगा दिया। ये हिंदू समाज, एक परंपरागत जो समाज था, उसने इसे अपनी व्यवस्था में जो है हस्तक्षेप माना और अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, सती प्रथा के लिए किसने प्रयास किया था? राजा राम मोहन राय साहब ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी? इसको याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और 1829 में नियम 17 के तहत जो है इस पर रोक लगाया था। अब जैसे विधवा विवाह भारत में प्रतिबंधित था। कम उम्र में जैसे लड़कियां थीं, उनकी शादी हो जाती थी, पता लगा पति मर गया तो पूरा उनका जीवन कष्टप्रद हो जाता था। कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी, लेकिन पूरा जीवन जो है उनके लिए एक मतलब असहनीय पीड़ा के समान था। उनको समाज में जो है दूसरे
नज़र से देखा जाता था। विधवाओं के लिए मतलब आप देखेंगे कि भारत में ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा जीवन में सुधार का प्रयास किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, इन्हीं के प्रयास का परिणाम रहा कि तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि विधवा अगर चाहे तो वो भी अपनी शादी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन जो है विधवा का जीवन व्यतीत करें। तो ये महत्वपूर्ण है, किस गवर्नर जनरल ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में। और भारत में एक महत्वपूर्ण नेता थे यहाँ के ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उन्हीं के प्रयास से। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। आप देखें, अंग्रेज कहीं न कहीं ये चीज़ मतलब मानव हित की बात, मानव कल्याण की बात, अच्छे की बात की है, लेकिन जो भारत का परंपरागत समाज था ज़्यादातर उन्होंने इसको अपने परंपरा में एक प्रकार से हस्तक्षेप माना, एक विरोध माना। और मानव बलि प्रथा, देवी देवताओं को खुश करने के लिए एक परंपरा चली आ रही थी, मानव बलि दी जाती थी भारत में, ख़ास तौर से हिंदू समाज में। वो भी हिंदू समाज में एक जनजाति थी, यहाँ की मुख्य जनजाति थी खोंड जनजाति, उसमें यह प्रथा प्रचलित थी, मानव बलि की प्रथा। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि लॉर्ड हार्डिंग के समय में इस प्रथा पर रोक लगा दिया गया कि मानव बलि अब जो है नहीं दिया जाएगा, और अगर इस तरह से कोई प्रथा का प्रयास किया गया मानव बलि प्रथा का, तो उसको दंडित किया जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के समय में मानव बलि प्रथा पर रोक लगी है, इसको जानते रहिए। और इन्हीं सब का परिणाम था, चाहे वो सती प्रथा पर रोक हो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो, मानव बलि प्रथा पर रोक हो, इन्हीं सब का परिणाम, जिसको अंग्रेज़ों ने एक सुधार के रूप में प्रयास किया था लागू करने के लिए, इसको हिंदू समाज या मुस्लिम समाज ने अपने धर्म में, अपने आस्था में कहीं न कहीं इसको हस्तक्षेप माना और अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए। ये संचित कारण में एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था। इसके बाद हम आते हैं कि जैसे हमने देखा राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग देखते नहीं, बहुत डीपली है ये चीज़। इसके बाद अगर शैक्षणिक कारण देखें कि शैक्षणिक कारण क्या था, शिक्षा में उन्होंने क्या हस्तक्षेप किया, तो इसमें हम देखें कि अभी तक जो शिक्षा चली आ रही थी भारत में, परंपरागत शिक्षा कह लीजिए, प्राचीन काल से, खासतौर से हिंदू धर्म में जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल या पाठशाला में दी जाती थी, और मुस्लिम धर्म की जो शिक्षा दी जाती थी वो मकतब या मदरसे में दी जाती थी। आज भी देखेंगे मकतब और मदरसे हैं। मकतब जो है प्राइमरी शिक्षा का केंद्र होता था, प्राथमिक शिक्षा का, और मदरसा जो है उच्च शिक्षा का केंद्र होता था। तो जो परंपरागत रूप से जो भारत में ये शिक्षा व्यवस्था चली आ रही थी, गुरुकुल, मकतब और मदरसे की, अंग्रेज़ों का मानना था कि जो यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, कोई साइंटिफिक एजुकेशन इसमें नहीं है, वैज्ञानिक सोच नहीं है, या आगे बढ़ने का कोई इससे रास्ता प्रशस्त नहीं होता, ये अंग्रेज़ों का मानना था। और अंग्रेज़ों ने इसको आधार बना करके आप देखें 1813 का चार्टर एक्ट ले आया, बहुत महत्वपूर्ण है एक्ट। 1813 में एक चार्टर एक्ट ले आते हैं, और इसमें उन्होंने व्यवस्था किया कि जो ईसाई मिशनरियाँ हैं वो भी भारत में आकर के अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी जानते रहिए, जो गुरुकुल या मकतब और मदरसे थे तो इसमें कुछ खास स्त्रियों को ही शिक्षा का प्रावधान था। तो अंग्रेज़ जब यहाँ पे 1813 का चार्टर एक्ट ले आए, उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी जो मिशनरियाँ हैं, ईसाई मिशनरियाँ हैं, भारत में आएँ और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसी का परिणाम हुआ कि यहाँ पर आकर के अंग्रेज़ी मिशनरियों ने अंग्रेज़ी शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनमानस जो था, आप देखेंगे जो हमने बताया शुरू में ही, एक परंपरागत सोच पे चल रहा था। उसने कहा कि जो है नहीं, ये हमारी व्यवस्था में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप है। अब इसके बाद हम धार्मिक कारण अगर देखें, धार्मिक कारण में अगर देखें तो उस समय की जो अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएँ थी, तो यहाँ के देवी देवताओं के बारे में, चाहे राम हों चाहे पैगंबर साहब हों, उनके बारे में मतलब
अजीब अनाप शनाप लिखते थे, उनके बारे में गलत तर्क वितर्क देते थे और ईसा मसीह के बारे में बहुत जो है उनका बखान किया करते थे या बढ़ा चढ़ा करके बताते थे। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों आक्रोशित थे और एक नियम उन्होंने ले आया अंग्रेज़ों ने 1850 में। आप देखें 1850 में एक अधिनियम ले आए या नियम बनाया, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, लैक्स लोकी कानून या लैक्स लोकी एक्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। 1850 का लैक्स लोकी एक्ट या 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि भाई जो हमारा समाज था हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म का, इसमें व्यवस्था थी, परंपरागत व्यवस्था थी कि अगर कोई लड़की या लड़का अपने धर्म के विरोध में, अपने धर्म के अगेंस्ट में जाकर के शादी करता है तो उसको क्या किया जाएगा, पैतृक संपत्ति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था में हस्तक्षेप का प्रयास किया और 1850 में धार्मिक अयोग्यता कानून ला करके उन्होंने यह व्यवस्था कर दी कि कोई भी लड़का या लड़की चाहे तो किसी भी धर्म में शादी कर सकता है, पैतृक संपत्ति से उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। इससे भी भारतीय जनमानस कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोशित हुआ। अब आर्थिक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, इसमें हम लोग दादा भाई नौरोजी, CR दास, इन सब के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आर्थिक कारण भी इसमें महत्वपूर्ण था, तो आप लोग चाहेंगे तो इसको कई पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तब भी आप आसानी से लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। अब इसको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।